subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिक्स थ्योरीज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली आपके दो थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका प्लेट थ्योरी, एक है आपका रेट थ्योरी। ये दोनों थ्योरी से ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्रोमेटोग्राफी को लेकर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो जीपीएट नापर हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, चाहे वो आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो, एचपीएलसी हो, आपके जीएलसी हो, उन सब में ये बेसिक्स थ्योरी काम ही आता है। सो इफ यू वांट टू वॉच वीडियोस रिगार्डिंग द क्रोमेटोग्राफी और एनालिसिस, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग, मीन्स इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो कलर फॉर्म पे होता है, खासकर टीएलसी और आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। सो फर्स्ट, क्रोमेटोग्राफी इज द इसेंशियल टेक्निक्स in analytical chemistry which developed by the first MS Twissett in 1906 to obtain the separation of the colored substance into their components और compounds mixture। तो उन्होंने बेसिकली प्लांट पिगमेंट्स लिया था जिसमें आपके जेंथोफिल, केरोटीन और आपके जो क्लोरोफिल है उसको उन्होंने सेपरेट आउट किया था। डिटेल हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे। सो क्रोमेटोग्राफी हेल्प्स टू सेपरेटिंग आउट द कंपाउंड्स, आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड्स, प्यूरिफाइंग द कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो बेसिकली आपके जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हैं वो बेसिकली आपके सेपरेशन टेक्निक्स हैं। आपके खासकर जो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, प्लांट पिगमेंट्स हैं, तो प्लांट एक्सट्रैक्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट उसमें होते हैं। जैसे कि बात करें ग्लाइकोसाइड हो, एल्कोलाइड हो, ठीक है, आपके रेजिन हो, टेनिन हो, तो बहुत सारे अलग हो सकते हैं। और हर एक एल्कोलाइड में भी बहुत सारे अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिटवीन द टू फेज। फर्स्ट इज द स्टेशनरी फेज एंड सेकेंड इज द मॉइल फेज। तो स्टेशनरी फेज के ओवर मॉइल फेज रन करता है, ठीक है। और हम इसमें जो आपके कंपोनेंट मिक्सचर हैं उसका बेसिकली आपका जो एफिनिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपके स्टेशनरी फेज और मॉइल फेज के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर वो मॉइल फेज के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखता है आपका कंपोनेंट तो वो इजीली मॉइल फेज के साथ में रन करेगा, ठीक है। और अगर कोई कंपोनेंट आपके स्टेशनरी फेज के लिए एफिनिटी रखता है तो वो आपके स्टेशनरी फेज में रिटेन रखेगा, ठीक है, और आपको मॉइल फेज से वो इजीली एल्यूट नहीं होगा। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बेसिक प्रिंसिपल से आपके क्रोमेटोग्राफी का। अब आते हैं बेसिक थ्योरी के बारे में। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेजर थ्योरीज। फर्स्ट इज द प्लेट थ्योरी एंड सेकेंड इज द रेट थ्योरी। दो थ्योरी बेसिकली हैं, एक प्लेट थ्योरी है, एक रेट थ्योरी है। और हियर आर फ्यू थिंग्स टू नो अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट, दिस इज द कलर राइटिंग। सो कंपोनेंट आर कलर, द कलर्स सॉल्यूट आर सोलुबल इन द सेम सॉल्वेंट और मॉइल फेस। जो आपके सॉल्वेंट हैं वो हमारा होते हैं मॉइल फेस एक तरीके से। और जो आपके कलर सॉल्यूट्स हैं, जो मिक्सचर हैं या कंपोनेंट्स हैं, वो आपके उस जो मॉइल फेस है उसमें इजीली डिजोल्व या फिर आपके सोलुबल होना चाहिए। वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी मोर सोलुबल इन द सॉल्वेंट फॉर ऑब्टेनिंग द सेपरेशन, ठीक है। उनकी जो सोलबिलिटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर कोई कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दोनों की अगर एफिनिटी या सोलबिलिटी सॉल्वेंट के लिए सेम होगी तो सेम टाइम पे एलिवेट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर वो दो कंपाउंड्स की जो मिक्सचर में है, सॉल्यूशन में है, उनकी एफिनिटी या सोलबिलिटी सॉल्वेंट में अलग अलग है, तो वो जो हाईली सोलुबल है या हाईली एफिनिटी है मॉइल फेज के लिए, वो इजीली आपके एल्यूट के थ्रू बाहर जाएगा। जबकि जो आपका लेस सोलुबल है वो आपके इजीली आपके रिटेन होगा हमारे स्टेशनरी फेज में। इसलिए दोनों की सोलबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। सो द स्टेशनरी फेज इज द वन दैट अटैच टू द कॉलम और प्लेट of the chromatography. The most common material are used is like the silica gel, calcium carbonate, activated charcoal, etc. And they are the porous in nature. So mole phase are mixture of the solute dissolved in the solvent, constituting the solute to be separated. As the mole phase flow along with the stationary phase, it adsorb on the stationary phase based on the affinity and the attains the separation. तो simple है। हमारा जो मॉइल फेस है उसमें आपके जो सॉल्यूट हैं वो डिज़ोल्व होना चाहिए, तभी वो रन कर पाएगा।
सपोज़ ये TLC प्लेट है, ये हमारा हमने सैंपल को आपके मिथेनॉल से डिज़ोल्व करके उसमें आप प्रिंट आउट कर दिए। अब हमारा जो मोबाइल फेज़ है वो हम रन कराएंगे। तो TLC केस में आपका जो रन है लोअर से अपर की ओर होता है। तो ये जो आपके सॉल्यूट हैं, इसमें जो एनालाइट्स हैं, वो उस मोबाइल फेस में डिज़ोल्व होंगे और उसके साथ में रन करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के लिए ज़्यादा होगी वो इजीली रन कर पाएगा, उसका डिस्टेंस लॉन्ग हो सकता है। और जिसकी एफिनिटी सबसे कम होगी आपके मोबाइल फेस के लिए, वो आपके सबसे कम दूरी तय करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पॉइंट। अल्टीमेटली जिसका एफिनिटी हाई होगी सॉल्वेंट के लिए, सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, वो हाई रन करेगा, ठीक। सो फर्स्ट इज द प्लेट थ्योरी। अब प्लेट थ्योरी में आपके प्लेट होंगे। तो सपोज ये हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो ये कॉलम है, तो कॉलम पे हम, ये कॉलम बेड है, तो हम एज्यूम करते हैं ये जो कॉलम में बहुत सारे डिफरेंट पोर्शन होंगे और वो पोर्शन एक प्लेट की तरह काम करेंगे, ये आपको एज्यूम करना है। सो द प्लेट थ्योरी कंसेप्ट adopted to the chromatography by the Martin and Singe in 1941. The plate model suppose that the chromatographic column contains a large number of separating layers. They call the theoretical plates. क्योंकि इससे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर्स एक तरीके से हमारे थियोरेटिकल प्लेट्स की तरह काम करते हैं। Separating equilibration of the sample between the stationary phase and mobile phase occurs in these plates, and each single equilibration termed as a theoretical plates. सिंगल इक्विलिब्रियम जहाँ पे होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे एनालाइट का सॉल्वेंट या मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच में, वो आपके क्या होंगे, थियोरेटिकल प्लेट्स होंगे। ये आपके क्या हैं, थियोरेटिकल प्लेट्स हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, इस तरीके से हर एक सिंगल लेयर, हर एक सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट आपका थियोरेटिकल प्लेट होगा। The length of the column is required for the equilibrium is called the high equivalent to theoretical plate। और लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो एक तरीके से HETP होगा, ठीक है। तो HETP इज इक्वल टू L/N। L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉलम, ये आपका कॉलम का लेंथ है, और ये N क्या है, नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स। तो इसमें आपके इस लेंथ में आपके 1 2 3 4 है। जाहिर सी बात है क्या होगा, सपोज 4 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है और इसमें 4 आपके प्लेट्स हैं एक लेयर पे, तो अल्टीमेटली 4 मतलब 1, तो इसका जो आपका HETP है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो HETP जितना कम होगा उसकी जो सेपरेशन एफिशिएंसी है उतनी अच्छी होगी, याद रखिए, ठीक है। नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स जितना ज़्यादा होगा उसकी सेपरेटिंग एफिशिएंसी उतनी अच्छी होती है। So L is equal to length of column and N is equal to number of theoretical plates. So when a compound is passing through a column, it's getting distributed between the stationary phase and the mobile phase, and the N equilibrium is stabilized. After equilibrium, the solute is carried by the mobile phase from the one plate to another, and the process is continued till the solute elute out of the column with the characteristic retention time and peak width, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम एनालाइट को, जैसे कि हमारा एक कॉलम है, एक ये सपोज मान लो एक आपका थियोरेटिकल प्लेट है, हमने एनालाइट को यहाँ पे इंसर्ट किया, ये एनालाइट आपके एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है। इसमें होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एड्जॉर्ब होंगे, फिर आपका डी एब्जॉर्प्शन होगा, एड्जॉर्प्शन होगा, ये प्रोसेस चलते रहते हैं। फिर लास्ट में आपका जो है ये इल्यूट होता है, ठीक है। इसको हम बहुत ही ईजी एग्जाम्पल समझते हैं, इसको फिलहाल भूल जाइए, हम इसको डिटेल में बात करेंगे इस स्लाइड पे। तो आपका जैसे कि हम बात करें, सपोज हमने ये हमारा स्टेशनरी फेस है, ये 1, ये 2, ये 3, इसके ओवर में आपका मोबाइल फेस, ये कोई लेयर नहीं है, इसके ऊपर आपका मोबाइल फेस रन कर रहा है, ये मान लीजिए। तो हमारे मोबाइल फेस में स्टार्टिंग में हमने 40 कंपाउंड्स ऐड किया। 40 कंपाउंड्स ऐड करने के बाद आपके जो ये दोनों हैं, ये आपका स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसमें आपका जो 20 यहाँ पे क्या होगा, 20 ट्रांसफ़र होगा, इस तरीके से हो गया। फिर ये वापस ये रन करेगा यहाँ पे, यहाँ आ गया, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। तो आपका क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में 10 और 10 10 10। फिर ये आपके यहाँ से आपका मतलब जो आपका
जो मोबाइल फेस में जो सॉल्यूट हैं वो आपके फिर वापस नीचे आएंगे, तो यहाँ पे 10-10 हो गया। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे इक्वल है तो इनके बीच में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो कितने हो गए ये 5-5 और 10-10 और इधर 5-5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 5 सॉल्यूट है या एनालाइट हैं वो हमारे एग्जिट हो जाएंगे, आपके इल्यूशन हो जाएंगे, कहाँ पे, हमारे जहाँ पे हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कितना, 5 निकल गया, 5 होगा, तो इनके बीच में फिर आपके और ये जो हैं मूव करेंगे इधर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 10-5 हो जाएगा। फिर इनके बीच में होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ 5, यहाँ 0 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ भी जाएगा और इधर से यहाँ आएगा, तो यह क्या होगा 2.5, ये 7.5, 7.5 और ये 7.5 है ना, इस तरह से होगा। फिर वापस से 7.5 जो है वापस नीचे आएगा, तो कितना हो गया 5 + 7.5 12.5। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है आपका जो है हमने यहाँ पे हमने सपोज यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस पॉइंट पे अपने मोबाइल फेस को डाल दिया है। अब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस पॉइंट से हमारा जो आपका सॉल्यूट है, एनालाइट है, वो हमको इल्यूशन के थ्रू आपके हमारे सिंपल ट्यूब में या फिर बीकर में हमको मिलेगा। ठीक है, अब जब तक ये कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो के कम्प्लीटली एक टाइम फ्रेम पे वो नीचे आएगा ही, टाइम भाई लगेगा। तो इस टाइम से लेकर धीरे धीरे कंसंट्रेशन जो है बढ़ते जाएगा और फिर कम होते जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये है आपका रिटेंशन टाइम। सैंपल को मोबाइल फेस को डालने के बाद, सैंपल इंजेक्ट करने के बाद कितने टाइम फ्रेम पे हमको मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है वो हमको मिल गया, वो होगा रिटेंशन टाइम। और ये आपका पीक विड्थ। पीक विड्थ जितना शार्प होगा उतना उस सेपरेशन उसकी अच्छी होगी, वो इजीली आपके निकल रहा है। और जितना ब्रॉड होगा मतलब उन पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिले हो रहा है और उसकी जो एफिनिटी है आपके मोबाइल फेस के लिए कम है, याद रखिए। तो इसके केस में आपके 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपका रिटेंशन टाइम और पीक विड्थ। तो ये हमारा सपोज T0 है जहाँ पे हमने सैंपल को इंजेक्ट किया है, और यहाँ से ट्रेवल करने के बाद यहाँ से जब स्टार्ट होता है हमारा जो हमको मिलता है इल्यूशन, वो होता है RT, रिटेंशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इल्यूशन। ठीक है, ये मैक्सिमम, ठीक है, RT। जो बेस पे आपका विड्थ होगा वो होगा पीक विड्थ एट द बेस, और ये आपका पीक हाइट है, और इसका जो हाफ हाइट होगा वहाँ पे होगा हमारा हाफ विड्थ, जो पीक विड्थ है एट द हाफ हाइट। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब इसके भी इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ में हम आगे बात करेंगे। सो नेक्स्ट है आपका प्लेट थ्योरी का टाइम है। अब इसमें आपने देखा RT क्या है, सब बहुत सारी टर्म्स हैं, वो आप याद रखिए। फर्स्ट आपका रिटेंशन टाइम, इट इज़ द टाइम टेकन बाय सैंपल कंपोनेंट पीक टू द रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। All molecules spend the same amount of the time in the mobile phase and it's time to call the column dead volume और hold up time T0। तो शुरुआत के दौर में कोई भी इल्यूशन शुरू नहीं होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तभी स्टार्टिंग होगा, तो कुछ समय के लिए वो आपके मोबाइल फेस में ही रहता है, उसे बोलते हैं डेड वॉल्यूम टाइम या डेड टाइम। ठीक है, या होल्ड अप टाइम। तो हो गया T0, ये हो गया आपका T0 क्या होगा आपका होल्ड अप टाइम या डेड वॉल्यूम टाइम। This can be created by the injecting the unretained samples into the system। अब ये जो यहाँ पर ग्राफ बना, हो सकता है कि वो आपके मोबाइल फेस के साथ ही निकल गया हो, वो 1 सेकेंड के लिए भी या एक किसी साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है आपके स्टेशनरी फेस के साथ में, वो साथ में निकल गया तुरंत। ठीक है, अब यहाँ से जो टाइम फ्रेम है आपके, जो मैक्सिमम अमाउंट जब हमको मिल जाता है उस टाइम को हम बोलते हैं आपका, ये है हमारा क्या है RT, यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो टाइम फ्रेम है वो है हमारा रिलेटिव रिटेंशन टाइम। सो द एडजस्टेड रिटेंशन टाइम ऑफ ए कंपाउंड इज द RT dash, this is the RT minus T0, where is the T is the retention time। ठीक है, आपका क्या है RT रिटेंशन टाइम है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका रिलेटिव रिटेंशन या अल्फा, जिसे हम बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। दिस इज द फैक्टर गिव्स एन आइडिया टू एज हाउ फार टू कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द गिवन स्टेशनरी फेस। फॉर एनी कंपाउंड्स 1 or 2 द रिलेटिव रिटेंशन इज द रेशियो ऑफ द एडजस्टेड रिटेंशन टाइम
हैंस अल्फा इज इक्वल टू RT2 अपॉन RT1। ये हमारा RT2 है, ये हमारा RT1 है, तो अल्फा क्या हो गया हमारा RT2 और RT1 मान लीजिए। तो जाहिर सी बात है RT2 मतलब जिसका लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा रिक्वायरमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो टाइम फ्रेम है, खासकर जो एडजस्टेड टाइम जो रिटेंशन टाइम है वो हाई होगा। तो हाई होगा इसलिए हमेशा ये क्या होगा, मोर देन 1 इसका होगा ही। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पिक विड्थ। इस पिक का विड्थ कितना है। अब आइडियली एनी क्रोमेटोग्राफिक पिक शुड बी सिमेट्रिकल एंड गॉसियन शेप्ड, तो दिस मे बी नॉट बी केस ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक। मेनी टाइम्स it will get the telling peaks. The common measure the peak width area, width half measured at the height half of the peak and width measured at the baseline is the WB drawn by the injection point. तो जितना पीक विड्थ होगा उसकी सेपरेशन एफिशिएंसी उतनी कम होगी, जितना शार्प होगा वो उतना ही अच्छा सेपरेट आउट होगा। या फिर ये बोल सकते हैं शार्प पीक वाले की जो एफिनिटी है सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी है वो हाई होगी, जो ब्रॉड पीक वाली जो विड्थ आएगी उसकी जो सॉल्युबिलिटी है या एफिनिटी है सॉल्वेंट के लिए या मोबाइल फेस के लिए कम होगी। ठीक। नेक्स्ट हमारा रिजोल्यूशन। ठीक है, तो RS इज द रिजोल्यूशन is the most important parameter for the chromatography. Its resolution is provide the complete information about the sample composition by way of the total number of the components कि किसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। जितना आपका पीक आएगा, जितना आपका इस तरह से पीक आएगा उतने कंपोनेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। सो द रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द विड्थ ऑफ द सॉल्यूट पीक, इट शुड बी नैरो रिलेटिव टू द कॉलम एफिशिएंसी एंड डिस्टेंस बिटवीन द पीक। तो कितना डिस्टेंस है दोनों पिक, ये आपका W1 और W2 है, ये आपका पिक का विड्थ है। तो आपके पिक के विड्थ पे डिपेंड करता है आपका रिजोल्यूशन। जितना आपका छोटा होगा उतना बेहतर होगा, एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी अच्छी होगी। सो R इज इक्वल टू 2 डेल्टा T अपॉन WT प्लस W2। तो पिक विड्थ जितना कम होगा R उतना अच्छा होगा, या T जितना बेहतर होगा। डिस्टेंस की बात करें, एक इस तरीके से है और एक जो है इस तरीके से है, दोनों कंपेयर करेंगे तो इसकी जो रिजोल्यूशन है वो अच्छी होगी, इसकी अच्छी होगी R, इसकी R कम होगी। या सेम एग्जांपल लेते हैं एक और, इस तरीके से है और इस तरीके से है, और एक जो है इस तरीके से है और इस तरीके से है। तो जो आपका जो है वो लगभग सेम होगा, है ना, जो टेल्टी होगा वो लगभग सेम है, लेकिन जो पिक विड्थ है वो इसका ज़्यादा है। इस वजह से इसका जो आपका R होगा वो कम होगा, इसका जो रिजोल्यूशन है वो अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमका रिटेंशन फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर, जिसके हम K से डिनोट करते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच शोन द हाउ लॉन्ग ए कंपाउंड कैन बी रिटेन्ड बाय द स्टेशनरी फेज। आइडियली देयर शुड बी सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन द K वैल्यू ऑफ डिफरेंट सैंपल्स कंपाउंड सो इट गेट द डिजायरेबल सेपरेशन। जाहिर सी बात है K या फैक्टर्स जितना डिफरेंट होगा उतना अच्छा हो सकता है। जैसे कि दो कंपाउंड्स हैं, तो सपोज इस तरीके से है और जो है यहीं पे आपका सेकेंड हो जा रहा होगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आएगा, मतलब उसकी जो रिजोल्यूशन है आपकी बहुत ही बेकार होगी, है ना। तो बीच में गैप होना जरूरी है, हर एक का K जो है डिफरेंट होना चाहिए। सो रिटेंशन फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज द K इज इक्वल टू T माइनस T0 आपका ये, और अपॉन T0। ये सपोज हमारा रिटेंशन टाइम हो गया, T हो गया, ये आपका T0 हो गया, तो उसके बीच में आपका अपॉन T0। तो हर एक का K1 का अलग होगा, K2 का अलग होगा। ठीक है, वैल्यू फ्रॉम द 2 to 10 विल बी मोस्ट डिजायरेबल। ठीक। एंड नेक्स्ट इज द क्रोमेटोग्राफिक रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ऑफ द कॉलम, द सिलेक्टिव फैक्टर अल्फा एंड द रिटेंशन फैक्टर K ऑफ टू सॉल्यूट फ्रॉम द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम जो हैं हमारा जो क्रोमेटोग्राफी का जो रिजोल्यूशन है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। R इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी ये जो हमने पढ़ा वो तो है ही, R इज इक्वल टू T अपॉन ये है ही। इसके अलावा भी हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका N क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, अल्फा क्या है, कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, K क्या है, आपका रिटेंशन फैक्टर्स हैं। तो सेम है, आपका जितना N ज़्यादा होगा उसकी रिजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अगर 4 गुना हम नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाएंगे तो 2 टाइम्स आपका R बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये प्रोपोर्शनल क्या है, √n है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है और लास्ट है आपका रेट थ्योरी। वहाँ पे आपके थ्योरेटिकल
प्लेट के बेस पे हमने सीखा, यहाँ पे हमने जो मोबाइल फेस का जो फ्लो रेट है उस रेट के बेस सीखेंगे। सो द रेट थ्योरी प्रोवाइड्स ए मोर रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। जो रेट थ्योरी एक रियलिस्टिक वे पे बात करता है, प्लेट थ्योरी पे अलग काम था, रेट थ्योरी पे अलग काम था। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द टाइम टेकन बाय सॉल्यूट to equilibrate between the stationary phase and mobile phase, unlike the plate model which assumed that equilibrium in the infinitely fast। तो इसमें जो इक्विलिब्रेशन की जो टाइम फ्रेम रिक्वायरमेंट है, रेट फॉर द इक्विलिब्रेशन, टाइम फॉर द इक्विलिब्रेशन, वो इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन ए सॉल्यूट इल्यूट्स आउट द कॉलम, द बेंड शेप इज द अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इल्यूशन। तो जो बेंड है, जो शेप है बेंड का, इस तरीके से है या इस तरीके से है या इस तरीके से है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो रेट ऑफ इक्विलिब्रेशन है वो फास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट है, इल्यूशन फास्ट है। इस केस में बहुत ही स्लो है। ठीक है, सो हियर आर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रीब्यूट टू ब्रॉडनिंग ऑफ द बेंड दैट कैन बी शोन बाय द बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन। बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये डायरेक्टली आपके जीपेट में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिए। HETP मीन्स हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट्स इज इक्वल टू A प्लस B अपान U प्लस C इंटू U। अब A B C क्या है, ये तो कांस्टेंट है। A B C, A फॉर द आपके U क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल फेस, कितना उसका वेलोसिटी है। आपका ABC क्या है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द बेंड ब्रॉडिंग। अब ABC हम बात करेंगे आगे। A फॉर द आपका एडी डिफ्यूजन है, B फॉर द आपके लॉन्गिट्यूडनल है, C फॉर द मास ट्रांसफर है। ठीक है, तो ए लो HETP विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। HETP जितना कम होगा उसका एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, और हम ये जो 3 फैक्टर हैं मस्ट बी मिनिमाइज्ड, इनको हमसे कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा हमको रिजल्ट मिले, रिजोल्यूशन मिले। सो फर्स्ट इज द फैक्टर A और ED डिफ्यूजन। इन ए पैक्ड कॉलम द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टेक डिफरेंट path at the random with the passing through the column. This lead to the broadening of the peak because different path is in a packed column are different length। जाहिर सी बात है, हम जो कॉलम यूज़ कर रहे हैं, हम पैक कर रहे हैं, तो उनका जो पथ है वो डिफरेंट हो सकता है। ये जैसे देखिए, ये आपका सपोज हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा कुछ डायरेक्टली इस तरीके से पास आउट किया, कुछ इस तरीके से किया, कुछ इस तरीके से किया। तो जाहिर सी बात है ये जो है वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा A, जो B है वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा B, और जो ये लास्ट पहुंचेगा इस पॉइंट पे C, है ना। तो इसलिए आपका जो पीक है वो ब्रॉडनिंग होता है। अगर जो पथ लेंथ होगा सबका सेम होगा या मिनिमाइज कर सकते हैं, हम कंप्लीटली उसको रोक तो सकते नहीं हैं, इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम पार्टिकल साइज को सेम रख दें। ठीक है, सो द मिनिमाइज A टर्म रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ द पैकिंग मटेरियल एंड आल्सो पैक्ड कॉलम आर मोर यूनिफॉर्म दैट नॉट A टर्म इज नॉट एप्लीकेबल टू द ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी कॉलम। जो कैपिलरी कॉलम होते हैं उनमें यूज़ होता नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि सेम लेंथ का होता है। लेकिन अगर हम कॉलम की बात करें जहाँ पे हमारा सॉलिड मटेरियल पैक्ड होता है, तो हम पार्टिकल साइज को यूनिफॉर्म करके, कम करके उनका जो पथ लेंथ है सिमिलर कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका पीक है, जो ब्रॉडनिंग हो रहा है, उसको हम मिनिमाइज़ करके, जो आपका फैक्टर A है उसको मिनिमाइज़ करके जो पथ लेंथ है उसको जो पथ लेंथ है उसको सब जगह इक्वल कर करके हम क्या हैं, जो पीक है उसको इस तरीके से ला सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। सेकेंड फैक्टर है फैक्टर B, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। As the analyte passing through the column, it diffuses out towards the edge of the column. Hence, the concentration of the analyte is always more at the center as the compared to the edge. This leads to the band broadening. जाहिर सी बात है, जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगा, वो हमेशा सेंटर पे फास्ट होता है आपके एज के कंपेयर पे। एज पे जो एनालाइट होंगे वो आपके जो अट्रैक्शन फोर्स होंगे आपके एज और एनालाइट के बीच में वो अप्लाई होगा, सेंटर पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसलिए जो आपका इस तरीके से बनेगा, आपका ये फर्स्ट होंगे, लास्ट होंगे, तो ये जितना आपका होगा वो आपका ब्रॉडनिंग होगा। अगर ये हम मिनिमाइज कर दें, द विस्कोसिटी ऑफ द मोबाइल फेस इज हाई,
then the analyte will be spend less amount of time in the column which reduce the effect of longitudinal diffusion। तो हम इस केस में जो विस्कोसिटी है उसको थोड़ा सा इन्हेंस करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ताकि सारे के सारे जो हैं आपके जो कॉलम हैं वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी पे आए, ठीक है, और एक साथ वो आए। तो इस तरीके से आपका इल्यूशन जो है वो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा मास फैक्टर या रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर, रेजिस्ट करता है मास को ट्रांसफर करने के लिए। द एनालाइट टेक्स ए सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी एंड वाइल्ड फेज। हम जानते हैं कि वाइल्ड फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कुछ टाइम फ्रेम तो लगता ही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाइल्ड फेज इज हाई, अगर हम वाइल्ड फेज की वेलोसिटी हाई है तो वो फिर वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। उस केस में भी आपका मास ट्रांसफर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द वाइल्ड फेज इज हाई, then the analyte has a strong affinity towards the stationary phase, then the portion of the analyte is wild phase will be move ahead the portion of the analyte in the stationary phase। तो इस केस में अगर फास्ट है तो वो आपके वाइल्ड फेज में से ही रह के जाएगा, वो आपके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। दिस विल लीड टू द बैंड ब्रॉडनिंग, द हायर वेलोसिटी ऑफ वाइल्ड फेज मोर विल बी बैंड ब्रॉडनिंग। जाहिर सी बात है, कॉलम है अगर बहुत फास्ट निकला, अगर कोई आपके साथ में है तो पहले निकल जाएगा, अगर वो आपके स्टेशनरी फेज में है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो वो फिर आपका धीरे धीरे होगा तो ब्रॉड होगा। अगर हम वेलोसिटी को एक प्रॉपर वे पे मिनिमाइज़ कर सकें, एक मेंटेन रख सकें, ऑप्टिमाइज़ कर सकें, तो हम जो पीक हैं उसको हम इजली ला सकते हैं इस तरीके से। द इफेक्ट ऑफ सी टर्म कैन बी रिड्यूस द डिक्रीजिंग द स्टेशनरी फेज कंटेन फिल्म थिकनेस इन केस ऑफ क्यूलरी कॉलम, रिड्यूसिंग द कॉलम रेडियस एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इन तरीके से हम जो है एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारा ग्राफ है, ए फॉर द एडी डिफ्यूजन, बी फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एंड सी फॉर द मास ट्रांसफर, और ये एचटीपी। तो एचटीपी जितना कम, तो इस एरिया पे, इस पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कि हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारा जो रिजोल्यूशन है वो बेस्ट होगा। हम इस पॉइंट की बात करें, ना हाई ना लो, बिल्कुल ऑप्टिमम पे ही हमको करना है इस पे, ताकि ए मिनिमाइज हो सके, बी मिनिमम हो सके, सी आपके मिनिमम हो सके। तो इस पॉइंट पे आपका ए, बी और सी तीनों के तीनों मिनिमम हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ रेट थ्योरी एंड प्लेट थ्योरी ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी या HPLC JLC को लेकर और जीपेट के लेकर। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.